बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंस्पेक्टर ताहर को उसके अंजाम से दोचार करने के लिए मैं और अमजद उसके क्वार्टर में पहुंच गए। वो नाम का ही क्वार्टर था, बल्कि इसे अच्छा भला मकान कहा जा सकता था। वो आसानी से बीवी बच्चों को साथ रख सकता था, मगर इस तरह उसकी बहुत सी अयाशियों पर पाबंदी लग जाती। इसलिए इसने उन्हें बच्चों की अच्छी तरबियत का झांसा देकर शहर में रख छोड़ा था। क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे के बाहर पुलिस का एक सिपाही कुर्सी पर बैठा बड़ी बेदिली से ड्यूटी दे रहा था। यार, इस मुसीबत का भी कुछ करना पड़ेगा। अमजद का इशारा संतरी की तरफ था। इसको बैठा रहने दो, हमने कौन सा सामने से क्वार्टर में दाखिल होना है, और वैसे भी जितनी मुस्तैदी से ये ड्यूटी दे रहा है, इसके लिए कोई मिसाल देने की ज़रूरत नहीं। हम दोनों चक्कर काट कर क्वार्टर के पीछे पहुँचे। बैरूनी दीवारों की बुलंदी 7 फीट के करीब थी, जिसको फलांगना हमारे लिए चंदा दुश्वार नहीं था। दीवार फलांग कर हम अंदर दाखिल हुए और चंद मिनटों में ही पूरा क्वार्टर घूम गए, मगर क्वार्टर में हमें कोई जी रूह नजर न आया। क्वार्टर 4 छोटे कमरों, किचन और बाथरूम पर मुश्तमिल था। कमरों के सामने एक बरामदा भी बनाया गया था। बरामदे के साथ लगी बांस की बनी हुई सीढ़ी देखकर हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। दोनों के जहन में एक ही ख्याल आया और हमने बगैर बातचीत किए वो सीढ़ी उठाई और कमरों के पिछवाड़े वो सीढ़ी लगाकर क्वार्टर की छत पर चढ़ गए। वहां से इलाका साफ नजर आ रहा था, मगर ड्यूटी पर मौजूद सिपाही आड़ में होने की वजह से हमारी नज़रों से ओझल था। हम दोनों औंधे मुंह छत पर लेटकर उसके आने की सिमत चश्मे बरा हो गए। सीढ़ी हमने पिछवाड़े ही रहने दी थी, क्योंकि इतनी छोटी सी बात थानेदार के जहन में शक पैदा नहीं कर सकती थी। वो कमीना रात गुजारने के लिए उधर ही न रह जाए। अमजद ने तशवीश जाहिर की। वो उल्लू की पट्टी रजिया जिस चीज़ की हमें दावत दे रही थी, वही आफर उस बगैरत के लिए भी तो होगी। मैं बगैर बहस किए उसकी बात से मुत्तफिक हो गया। अगर इंस्पेक्टर ताहिर खान ना आता तो हमारी मेहनत यूं ही अकारत जाती, मगर शायद थानेदार की सांसें पूरी हो चुकी थीं कि इसी वक्त मुझे थाने की जानिब से उस मकान तक बने हुए ट्रैक पर एक गाड़ी की हेडलाइट्स नजर आईं। वो गाड़ी ला महल्ला थानेदार ही की थी। अमजद ने भी गाड़ी पर निगाहें जमाई हुई थीं। हम दोनों उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो गए थे। गाड़ी अभी तक कुछ फासले पर थी कि गेट पर बैठे संतरी ने दरवाज़ा खोल दिया और थानेदार रुके बगैर कार अंदर ले आया। वो गहरे सुर्ख रंग की सुजुकी कार थी, जो बिलाशुबा उसने अपनी हराम की कमाई से खरीदी थी। कार रोक कर वो बाहर निकला और कार का दरवाज़ा झटके से बंद करते हुए लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ा। उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो बेतहाशा शराब पिए हुए है। संतरी के गेट बंद करते ही हम खिसकते हुए सीढ़ी के पास पहुंचे और एहतियात से नीचे उतर आए। वहां से दबे कदम चलते हुए हम क्वार्टर के सामने आ गए, मगर तमाम कमरों में छाए हुए अंधेरे से मुझे पता न चल सका कि वो किस कमरे में होगा। मैंने सवालिया नज़रों से अमजद की जानिब देखा। जिस कमरे का दरवाज़ा खुला होगा इसी में होगा। अमजद ने मेरे कान में सरगोशी की और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सामने की बात मेरे जहन में नहीं आई थी। सहन में जलते बल्ब की वजह से बरामदे में हल्की सी रोशनी छाई हुई थी, और इस रोशनी में दाएं तरफ से दूसरे कमरे का एक पट हमें खुला नजर आ रहा था। तुम यहीं ठहरो, मैं इसे लेकर आता हूँ। चूंकि हमने तय किया था कि इसे साथ लेकर जाएंगे, इसलिए मैंने अमजद को वहीं ठहरने का कहकर दबे कदमों अंदर की जानिब बढ़ा। पिस्तौल जेब से निकालकर मैंने हाथ में पकड़ लिया था। कमरे के अंदर कुप अंधेरा छाया हुआ था। मैं बंद पट को छेड़े बगैर अंदर दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होकर अपनी आंखों को अंधेरे का आदी करने लगा। कमरे में दाएं जाने मुझे उसकी बोझल सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ इस बात का मजहर थी कि वो सो गया था। मैंने जेब से पेंसिल टार्च निकाल कर जलाई तो वो मुझे चारपाई पर औंधा पड़ा नजर आया। कमरे में अच्छी खासी गर्मी थी, मगर वो पंखा जलाए बगैर लेटा हुआ था, और ऐसा शायद इस वजह से था कि नशे की ज्यादती की वजह से इसे पंखा चलाने का होश ही नहीं रहा था। इस मर्तबा मैं बेधड़क उसकी जानिब बढ़ा। पिस्तौल जेब में डालकर मैंने टार्च मुंह में पकड़ी। दोनों हाथों से उसका सर पकड़कर उसकी कनपट्टियों पर मखसूस अंदाज में दबाव डाला और उसकी नींद को बेहोशी में बदल दिया। अब कम अज कम वो घंटे 1.5 घंटे तक होश में नहीं आ सकता था। इसे कंधे पर उठाकर मैं कमरे से बाहर आ गया। अमजद चुकन्ने अंदाज में बरामदे के एक कोने में खड़ा था। वहां से हम दोनों क्वार्टर के पिछवाड़े में आए। अमजद क्लैशनकोफ कंधे से लटकाकर दीवार पर चढ़ गया और अपनी टांगे दीवार के दाएं बाएं लटकाकर मजबूती से बैठ गया। इसके बैठते ही मैं दीवार के करीब हुआ। उसने थानेदार के दोनों बाजुओं से पकड़कर ऊपर खींचा।
नीचे से इसे मैंने धकेला और थानेदार को हमने औंधे मुंह दीवार पर लटा दिया। फिर मैं दीवार फलांग बाहर निकला और थानेदार को कंधे से लटका कर चल पड़ा। थानेदार के क्वार्टर के नज़दीक कोई मकान नहीं था। वैसे भी ये क्वार्टर तकरीबन थाने की हदूद में ही आ रहा था। अलबत्ता इस क्वार्टर से 150-200 गज पीछे चंद मकानात बने हुए थे। हम दोनों इन मकानात को बाईपास करते हुए आगे बढ़ गए। 100-200 कदम चलने के बाद इस 2 मन की बोरी को अमजद ने संभाल लिया। अमजद का बाजू अब भी मुकम्मल ठीक नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इसे हम उठाकर चल रहे थे, इसे उठाने में सारा वजन कंधों पर पड़ता है। इसे उठाकर चंद कदम चलते ही अमजद बोला, जानू मियाँ, गलती हो गई है, किसी सवारी का बंदोबस्त करके आना था। बड़ी जल्दी ख्याल आया, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मुझे क्या पता था कि ये हड्ड हराम इतना वजनी होगा। इसकी सांसें चढ़ गई थीं। 2 मन की तो सिर्फ इसकी तोंद है, देखते नहीं कैसे उल्टी देख की तरह उठी हुई है। हाँ, औरत होती तो 9वें महीने की हमल वाली लगती। उसकी बात सुनकर मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। हम बारी बारी इसे उठाकर नाक की सीध में चलते हुए घंटे पौने घंटे बाद बरसाती नाले में पहुंच गए। एक कुदरती गहरे खड्ड के पास हमने इसे ज़मीन पर फेंक दिया। इसके हाथ बांध दो, मैंने अमजद से कहा, और उसने सार हिलाकर उसकी पैंट से बेल्ट निकालकर उसके हाथ कमर के पीछे बांध दिए। अब इसे होश में लाना है, ये कौन सा मुश्किल है। ये लो। अमजद ने उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। चंद थप्पड़ों में ही इसने कराहते हुए आंखें खोल दीं। कौन कौन क्या है? उसका लहजा उलझा हुआ था। एक नशा और दूसरा बेहोशी ने इसे कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं छोड़ा था। इंस्पेक्टर ताहिर, होश में आओ, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। अमजद इसे एक और जोरदार थप्पड़ से नवाजते हुए बोला। तुम कौन हो? क्यों मार रहे हो मुझे? वो लड़खड़ाती जुबान में बोला। इस दफ़ा मेरे पाँव की ठोकर पूरी कुव्वत से उसके माथे पर लगी और उसका सर बड़ी ज़ोर से कच्ची ज़मीन से टकराया। थानेदार, मैं उमर जान हूँ, पहचाना? मेरे लहजे में कूट कूट कर वहशत भरी हुई थी। ज़ोरदार चोट खाते ही उसका नशा हरन हो गया था। मिस्टर उमर जान, तुम एक सरकारी एहलकार पर हाथ उठाने के मुर्तकिब हो रहे हो। ये हाथ नहीं, लात है। मैं इसे एक और ठोकर रसीद करता हुआ बोला। तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुमने अच्छा किया था, वो मेरी मजबूरी थी। पुलिस हर मुल्ज़म से इसी तरह तफ्तीश करती है। तुम्हारी ज़मानत होने के बाद तुझे क्या कुछ कहा हो तो बताओ। बेगैरत इंसान, यह मुझे टॉर्चर करने का सिला नहीं। मैंने इसे एक और ठोकर रसीद की। ये मेरे घर वालों को जिंदा जलाने का बदला है। मगर मैंने उन्हें नहीं जलाया था। वो थूक निगलता हुआ बोला। तेरे करम फरमा चौधरी अकबर का काम था, लेकिन तू उसके साथ शामिल था। याद कर, तूने और चौधरी ने ही शमशाद खातून को बुलाकर इस काम पर राजी किया था ना, ताकि मेरे घर वालों के खाने में बेहोशी की दुआ मिलाए। वो झूठ बोलती है। झूठ तुम बोल रहे हो। इस मर्तबा अमजद का भरपूर मुक्का उसके जबड़े पर लगा और वो हाय की आवाज़ के साथ एक मर्तबा फिर ज़मीन चाटने पर मजबूर हो गया। उठो, उठकर बैठो। मैंने इसे लंबा लेटते देखकर उसके पहलू में ठोकर रसीद की, मगर हाथ पीछे बंधे होने की वजह से उठ न सका। अमजद ने गिरे बांध से पकड़कर इसे बिठा दिया। वो खून थूक कर खौफजदा लहजे में बोला, उमर जान, मुझे पता नहीं था कि अकबर खान ऐसा काम करेगा, मगर जब उसने ऐसा काम कर दिया फिर तूने उसके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया? मुझे माफ़ कर दो उमर जान, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस मर्तबा वो कोई दलील देने के बजाय गिड़गिड़ाया। ये बात तुझे नहीं छुड़ा सकती ताहिर खान, खुद तूने भी दूसरों के छोटे बच्चों पर रहम नहीं खाया। मैं अगर चाहूँ भी तो तुझे माफ़ नहीं कर सकता। मेरे माँ बाप, बीवी बच्चे, भाई भाभियाँ और उनके बच्चे सब के सब चौधरी अकबर और तेरे जुल्म की नज़र हो गए। गमो गुस्से की शिद्दत से मैं फट पड़ा और मुझसे बोला ना गया। तुम लोगों को नन्हे अदनान पर भी रहम नहीं आया। गुड़िया सी फौजिया, सलमा और बदर को भी तुम लोगों ने ना बख्शा। जालिम इंसान, तेरे मजालम की फहरिस्त बहुत लंबी है। मैं भी बदले में तेरे बीवी बच्चों को आग में जला सकता था ताकि तुझे पता चलता कि दुख क्या होता है, मगर अफसोस मैं जुल्म नहीं कर सकता। वो बेकसूर हैं। अलबत्ता तुझे इबरतनाक अंजाम से दुचार कर सकता हूँ और ऐसा मैं ज़रूर करूँगा। मुझे माफ़ कर दे उमर जान, मुझसे खून बहा ले। वो मुसलसल गिड़गिड़ाने लगा, मगर उसकी डायलॉग बाजी पर कान धरे बगैर मैं अमजद से मुखातब हुआ। अमजद, इसकी जेबों की तलाशी लो, अगर कोई शनाख्ती चीज़ मिले तो निकाल लो। अमजद ने उसकी तलाशी लेकर उसकी जेबें खाली कर दी, यहाँ तक कि उसकी घड़ी भी उतार ली। एक गोली दाएं और दूसरी बाएं घुटने में।
मैंने कहा और अगले ही लम्हे क्लैशनकोव 2 मरतबा गरजी। थानेदार चीखते हुए अपनी जगह पर तड़पने लगा। इसे गड्ढे में धकेल दो। उसकी चीखों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। उस वक्त मेरी नज़रों में मेरे अपने प्यारों की शक्लें घूम रही थीं। अमजद ने इसे ठोकर लगाकर गड्ढे में धकेल दिया। अब इसे जिंदा दफनाना है। मेरे लहजे में वहशत कूट कूट कर भरी हुई थी। न नहीं, खुदा के लिए उमर जान रहम करो। ताहिर खान चीखना भूल गया था। उमर जान, सिर्फ एक बार माफ़ कर दो, एक बार। मेरे बाप की तौबा, अगर तुम मुझे दोबारा कोई गलत काम करते देखो। ये मेरे बस से बाहर है ताहिर खान। माफ़ी मांगनी है तो मेरे बाप से मांगो। अगर वो माफ़ कर दे तो मैं भी छोड़ दूंगा, क्योंकि उससे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करता। बड़ों से तो पूछना ही चाहिए ना। मैं तो वैसे ही उससे बहुत डरता हूँ। हालांकि वो मुझे मारता नहीं है और ना ही डांटता है, फिर भी डरता हूँ। अब्बू जान को याद करके मेरे हलक में अजीब सी तलखी घुल गई और आंखों से पानी का सैलाब बहने लगा। अम्मी जान भी कहती थी कि किसी से ना लड़ूं झगड़ूं, और अगर कोई कुछ कहता है तब भी खामोश रहूं, माफ़ करना सीखूं। मगर अब वो भी चुप हैं। ताहिर खान, मुझे अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं। सारे चले गए हैं। अब मैं बेमुहार हो गया हूँ। अब कोई मरे कोई जिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जानू, बहुत हो चुका, आओ अपना काम करें। अमजद ने मुझे बाजू से पकड़कर आहिस्ता से कहा और मैं सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ा। हमने गड्ढे के दाएं बाएं पड़े मिट्टी के ढेले, पत्थर और खुश्क मिट्टी से गड्ढे को भरना शुरू कर दिया। थानेदार कभी रोने लगता, कभी चीखने लगता और कभी गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगता, मगर इसके बाद हम खामोशी से अपने काम में मसरूफ़ रहे। जल्द ही वो मिट्टी और ढेलों के ढेर में छुप गया। उसका तड़पना मचलना बेकार गया। घंटे डेढ़ की मुशक्क़त के बाद हमने वो गड्ढा बिल्कुल पाट दिया। इस दौरान इसका खून गिरने वाली जगह को भी हमने बूटों और नुकीले पत्थरों से खुरच खुरच कर साफ कर दिया था। रात का अंधेरा ख़त्म होकर सुबह की हल्की हल्की रोशनी में बदल गया था। जब हम इस काम से फारग हुए, गड्ढे के ऊपर और दाएं बाएं हमने खुश्क टहनियाँ इस अंदाज में बखेर दी थी कि गौर से देखने भी पता नहीं चलता था कि वहाँ पर कोई दफन है। वैसे भी वो जगह आम रास्ते से हटकर थी। काम ख़त्म करके हम बगैर आपस में कुछ बोले वापस चल पड़े और सूरज निकलते निकलते वापस घर पहुंच गए। सबसे पहले थानेदार का सामान बिमा नकदी के मैंने लैट्रीन के गड्ढे में फेंक दिया। चूँकि हमारे देहातों में पानी की निकासी का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता, इसलिए हमारे इलाके में 4-5 फुट चौड़ा और 30-35 फुट गड्ढा खोदकर इसे सीमेंट की एक स्लैब रखकर ढांप देते हैं और इस स्लैब में बतौर कमोड 5-6 इंच लंबा सुराख बना होता है, जिसे हम बतौर टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नहाकर हम दोनों सो गए। मेरी आंख 11 बजे के करीब खुली। अमजद अभी तक सोया हुआ था। मुंह हाथ धोकर मैंने नाश्ता तैयार किया। इस दौरान तक अमजद भी जाग गया था। 2-2 पराठे अंडों के आमलेट के साथ मैदे में उतारने के बाद हमने चाय पी। अब क्या इरादा है मलक साहब? अमजद चाय की चुस्की लेते हुए बोला। मुंशी जी, अब चलेंगे शहर और चचा फाजिल से मिलकर इसे तमाम तफसील बताकर मशवरा लेंगे। हाँ, इस बहाने मैं अपना बाजू भी डॉक्टर शहला को दिखा दूंगा। अमजद जल्दी से बोला और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। चलो इसी तरह कर लेंगे। अब उठो ताकि चलें। सबसे पहले तो तुम इस तरह करो कि कराची जाकर जमीला बेटी और असलम को वापस ले आओ। सारी कहानी सुनकर चचा फाजिल ने मशवरा दिया। इसके बाद लाजमी बात है कि तुम दोनों को बनफ्से नफीस मीरान शाह जाकर चौधरी की तलाश का आगाज़ करना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ कितना अरसा गुजारना पड़ेगा ये तुम्हारी अपनी स्वाबदीद पर मुनहसिर है। बाजी वहीं ठीक है ना? अमजद के घर, वहाँ उनका इलाज भी तो हो रहा है। नहीं, चचा फाजिल इनकार में सर हिलाते हुए बोला। इसका इलाज यहाँ पर भी हो सकता है और अब मैंने भी तुम्हारे कराची से वापस आते ही हस्पताल से डिस्चार्ज होना है। मेरा बाकी इलाज घर पर ही होता रहेगा। डॉक्टर साहब भी मुझे मशवरा दे गए हैं। इसके अलावा इधर किसी बंदे को ज़मीनों की देखभाल के लिए भी रहना पड़ेगा और ये काम असलम ही अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, कल सुबह हम कराची रवाना होंगे इंशाल्लाह। वैसे चचा, आपने मीरान शाह देखा हुआ है? अमजद ने पूछा। बहुत अच्छी तरह पुत्र। चचा का लहजा शफकत भरा था। कैसा इलाका है? वहाँ के कैसे लोग हैं? मुझे तो बस इतना पता है बन्नू के साथ वाक़या है और पठानों का इलाका है। इसके अलावा मैं इसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। तो ये थोड़ा है क्या बेटा? चचा फाजिल हंसते हुए बोले। बाकी मालूमात वहाँ जाकर हासिल कर लेना, फिर भी कुछ तो पता चले। मीरान शाह बन्नू से तकरीबन 65 से 70 किलोमीटर दूर मगरब की सिमत शमाली वजीरिस्तान में वाक़या है। इस इलाके में जिरगा सिस्टम राइज है।
आपस के झगड़े और मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में इलाके के सरकर्दा अफराद का जिरगा ही अदालत का काम करता है। हमारी ज़ुबान में इस इलाके को इलाका गैर कहते हैं। अगर आप इस रोड पर सफ़र करें तो बन्नू से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के फासले पर बका खेल आता है और यहीं से इलाका गैर की हदूद शुरू होकर अफ़गानिस्तान की सरहद तक चली जाती है। इन इलाकों में मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं। इलाके की ज़्यादातर आबादी नाख्वानदा है, बस इक्का दुक्का पढ़े लिखे नज़र आते हैं। मजहबी तलीम के लिहाज से भी ये इलाका कोई ख़ास हैसियत नहीं रखता। हर किस्म का नशा और असला इस इलाके में खुलेआम दस्तयाब होता है। असले के लिए किसी भी किस्म के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं समझी जाती। तुम दोनों फौजी हो और शायद ये बात तुम्हारे लिए हैरानी का बायस हो कि इस इलाके में 12.7 mm, 40 mm यानी रॉकेट लॉन्चर और छोटी मार्टरें तक दस्तयाब हैं। इसके अलावा पर्दे का रवाज, मेहमान नवाजी और नमाज की पाबंदी इस इलाके की अच्छी कदरें हैं। बाकी छोटी छोटी बातों पर कबाइल के कबाइल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आते हैं और कई कई दिन उनके दरमियान फायरिंग का तबादला होता रहता है। इस इलाके में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार रूसी साख्त की बनी हुई राइफ़ल AK-47 है, जिसे उर्फ़े आम में क्लैशनकोफ या मशीन गन कहा जाता है, जबकि फ़ौज ने इसको SMG का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा 8 mm, 7 mm, 12 बोर बंदूक, 30 बोर, 32 बोर पिस्तौल और रिवाल्वर वगैरह भी आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं। और तो और हैंड ग्रेनेड्स भी मिल जाते हैं। चचा फाजल चूँकि खुद आर्मी से हवलदार रिटायर्ड हुआ था, इसलिए असले के बारे में उनकी मालूमात वसी थी। इसके अलावा वज़ीरिस्तान भी उनका कई मरतबा आना जाना हुआ था, इसलिए वो उस इलाके से भी गहरी वाकफियत रखते थे और इस वक्त वो बड़ी तफसील से इस इलाके के मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात हमें मुहैया कर रहे थे। वो एक लम्हा सांस लेने के लिए रुके और फिर दोबारा गोया हुए। हुकूमत के साथ इन इलाकों का राब्ता बस पॉलिटिकल एजेंट के ज़रिए ही होता है। इसके अलावा हुकूमत उनके किसी काम में मुदाखलत नहीं करती। अलबत्ता सड़क बनाने और बिजली की तरसील के लिए खंबे लगाने का काम हुकूमत की स्वाबदीद पर है। मैं आपको अपने एक दोस्त का एड्रेस दूंगा जो मीरान शाह में रहता है, शायद वो आप लोगों की कुछ मदद कर सके। आप तो इस इलाके के मुतल्लिक काफ़ी वसी मालूमात रखते हैं चचा जान, अमजद तारीफ़ी लहजे में बोला। हाँ पुत्र, काफ़ी मरतबा उस इलाके में जाना हुआ है ना, इसलिए। इसके बाद हम काफ़ी देर तक इस मौजू पर गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि शाम के साए गहरे होने लगे। इसी वक्त एक नर्स कमरे में आकर चचा जान को दवाई दे रही थी जब अमजद ने मेरे कान में सरगोशी की, जानू मैं चलता हूँ यार, अब वो आ गई होगी, काफ़ी दिन हो गए हैं इसे देखे हुए। तो रोका किसने है? मैंने उसे झिड़का। उसने चचा जान से इजाज़त ली और बाहर निकल गया, जबकि मैं वहीं बैठा रहा। चचा जान से अबू जान की हयात में भी हम तमाम भाई बहुत ज़्यादा मानूस थे। अब तो वैसे भी उनके अलावा मेरा कोई नहीं बचा था जिसकी आगोश में मैं पनाह लेता। एक बहन थी, वो भी ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी। चचा आप हस्पताल से डिस्चार्ज होने की बात कर रहे थे, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। तू तो है ही पगला। वो शफकत से मुस्कुराए। मुझे यहाँ बिल्कुल आराम नहीं है। रहमान खेल की आबो हवा मेरे लिए तरियाक का काम करेगी। देखना कितनी जल्दी मैं अपने पाँव पर खड़ा होता हूँ। यहाँ पर डॉक्टरों ने व्हील चेयर पर बिठा देना है, जिसे देखकर इंसान में वैसे ही दम नहीं रहता। डॉक्टर क्या कहते हैं? मसनूई पाँव से बंदा आसानी से चल सकता है? मैं उनकी घुटने से नीचे कटी हुई टांग देखने लगा। ये तो जिस वक्त जख्म मुंदमिल होगा और डॉक्टर इसके साथ मसनूई टांग फिट करेंगे तब पता चलेगा। फिलहाल तो डॉक्टर यही कहते हैं कि मैं आसानी से चल फिर सकूंगा। शुरू के दिनों में बैसाखी के सहारे और बाद में इंशाल्लाह अपनी टांगों पर, इंशाल्लाह, मैंने भी दुआया अंदाज में कहा। अगले दिन 9-10 बजे के करीब हम दोनों कराची रवाना हो गए। हमारा इरादा वहाँ 1-2 दिन गुजार कर वापस आने का था। रास्ते में बगैर किसी हादसे के हम कराची पहुँच गए। जारी है।